नमस्कार, जय हिंद सभी को। देखिए, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में हम जो ऐतिहासिक काल है उसका अध्ययन करेंगे। एक तो होता है प्राक ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। तो हम ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। और रही बात मोटिवेशन की कि मैं देख पा रहा हूँ जिस प्रकार से कि आप 2 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। तो देखिए, सफलता की सिर्फ एक ही मंत्र है सफलता का, वो है मेहनत। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे। अगर वीडियो है तो घूमते फिरते भी, चलते फिरते भी अगर देखेंगे तो कुछ न कुछ तो ज़रूर दिमाग में पल्ले पड़ता ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। और ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए, एक बार हम पूरे ऐतिहासिक काल का जो भारतीय इतिहास में जो हम पढ़ते हैं उसका एक ओवर रिव्यू लेते हैं कि संपूर्णतम हमें क्या क्या पढ़ना है। ओवर रिव्यू के अंतर्गत देखिए, जो हमारा शुरू होता है काल होता है महाजनपद काल से। महाजनपद काल से शुरू होता है। जो महाजनपद काल है वो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। महाजनपद काल में पढ़ेंगे जो 16 महाजनपद है उनका। और इसके बाद में जो काल है महाजनपद काल में, उसमें हम मुख्य रूप से एक वंश का अध्ययन करते हैं, लेकिन उससे पहले और भी वंश होते हैं। जैसे एक है पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने की थी। और हर्यक वंश के बाद में जो इसका अंतिम राजा उदयन हुआ, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उसको पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने, शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश के बाद में जो वंश आया वो था नंद वंश। कौन सा था? नंद वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। और इस नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को पराजित करके जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था तो उसने की थी मौर्य वंश की स्थापना। वो था मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। ये था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बाद में इसका अंतिम राजा बृहद्रथ था। उसका ही एक प्रधान सेनापति था जिसने उसको पराजित करके उसके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश 184 ईसा पूर्व में जो शासक था वह था संस्थापक इसका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम जो राजा था वह था देवभूति। उसकी हत्या करके उसका ही एक अमात्य यानी मंत्री था जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव, इस वासुदेव ने उस शुंग वंश के अंतिम राजा की हत्या करके और कण्व वंश की स्थापना की थी। कौन सा वंश? कण्व वंश। किसने? वासुदेव ने। और इस कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या करके उसी के अमात्य ने, जिसका नाम था सेमुक, उसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसने? सेमुक ने। सेमुक ने। और इसी सातवाहन वंश के समकालीन या समानांतर अन्य वंश चल रहे थे। कौन कौन से थे? जो मुख्य रूप से 2-3 तो विदेशी थे। एक तो था शक वंश, जिसमें मुख्य रूप से राजा थे, आप याद रहे कि नहपान था, भूमक था, जिसे पश्चिम क्षत्रप भी कहा जाता है इनको, रुद्रदामन था, चष्टन था। ये प्रमुख राजा हुए इसके, जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक वंश चल रहा था, वह था कुषाण वंश, जिसकी स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की थी 1500 ईस्वी में, जो पहली शताब्दी का प्रमुख वंश था। और इसका जो महान राजा था कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत में चला था, वही कुषाण था। और एक था सीथियन वंश, और एक था हूण। यह भी इसके समानांतरी चल रहे थे। हूण वंश, जिसमें आपको सुना होगा तोरमान और मिहिर कुल का नाम सुना होगा। और जो गुप्त वंश के
काल में आक्रमणकारी प्रमुख रूप से स्कंदगुप्त ने इसका आक्रमण का सामना किया था। तो कुषाण वंश की जो समाप्ति है वो लगभग तीसरी चौथी शताब्दी में हुई थी। मुख्य रूप से माना जाता है कि 305 ईस्वी में इस वंश का अंत हुआ था। और इसी के साथ में कालांतर में कुषाण वंश के कालांतर में भारत में नया वंश शुरू हो गया था जिसको हम क्लासिकल युग भी कहा जाता है। वह था गुप्त वंश, गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने स्थापना की थी 275 ईस्वी में। और इसमें प्रमुख राजा घटोत्कच थे। चंद्रगुप्त प्रथम था, फिर समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त था, रामगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय था, फिर महेंद्रगुप्त था, कुमारगुप्त था, स्कंदगुप्त था, भानुगुप्त था, विष्णुगुप्त था। ये प्रमुख शासक थे और इस काल में बहुत उन्नति हुई, इसलिए क्लासिकल युग भी कहा जाता है, यानी भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है भारतीय इतिहास में इन वंशों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। इसके बाद में राजपूत काल शुरू हो जाता है गुप्त काल के बाद में। फिर राजपूतों के काल में तो प्रतिहार, परमार, पाल प्रमुख वंश शुरू हो जाते हैं भारत में। तो ये जो प्रमुख वंश हैं इनका अब हम एक विस्तार से एक एक राजा का, एक एक टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो वंश है वो हम लेते हैं मौर्य वंश। इसका अध्ययन करेंगे मौर्य वंश का। तो ये एक ओवरव्यू था, ध्यान रखना। एक हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अक्सर मैं एक कोटेशन या कथन सुनता रहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा। तो इस प्रकार को आपको करना है कि दुनिया आपके जैसा चाहे। और कोई भी टॉपिक हो, अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ने का तरीका होता है वो यही है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। आप कल्पना कीजिए कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको मौर्य वंश ही एक थोड़ा सा कि ओवरव्यू बताना है किसी बच्चे को, किसी अपने साथी को, तो ऐसा पढ़ो उसको कि आप उसको पढ़ा सको। तो आज से मेरे साथ में यही एक ट्रिक अपनानी है आपको कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ध्यान रखना, अगर आप निश्चित सिद्धांत पर नहीं चलेंगे, देखो हर किसी व्यक्ति का, हर किसी संस्था का, हर किसी देश का एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है और सिद्धांत के अनुसार ही दुनिया चलती है। डिसिप्लिन होना जरूरी होता है। तो देखिए उसी अनुसार हम पढ़ें ऐसे कि पढ़ा सकें। तो शुरू करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। भारत के एग्जाम जो भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पुटअप होते हैं। और भारत का प्राचीनतम या प्रथम प्रामाणिक वंश माना जाता है ग्रंथों में या इतिहास में। जो हमने बताए थे कि इतिहास दो प्रकार से अध्ययन की, तीन प्रकार से अध्ययन किया जाता है, तीन कालखंडों में। एक प्राक ऐतिहासिक काल जो 10,000 से पूर्व का काल होता है। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सिंधु घाटी, हड़प्पा, कालीबंगा, चीन की हांगो, मिस्र की नील नदी घाटी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये पढ़ते हैं, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। एक होता है ऐतिहासिक काल जिसके हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, वो ऐतिहासिक काल होता है। तो इस ऐतिहासिक काल में भारत का पहला वंश है मौर्य वंश, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुई थी। और यह कब तक रहा? 184 ईसा पूर्व तक रहा। ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो ये। अब हम इसके एक एक कथन की बात करें, वन लाइनर एक अध्ययन करें, तो सबसे पहली बात इसका संस्थापक कौन था? वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें मुख्य रूप से तीन राजाओं का विशेष अध्ययन किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका पुत्र बिंदुसार बनता है, फिर उसका पुत्र बनता है अशोक। तीन राजाओं का ये विशेष अध्ययन किया जाता है। तो अब अगर हम इसकी कहानी के तौर पर एक रिदम बनाएं कि एक चर्चा के तौर पर कुछ कहानियाँ ज़्यादा याद होती हैं, तो इस प्रकार से देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ये भारत का। इसमें हम समझें किस किस प्रकार से। देखिए यहाँ है एक साम्राज्य जिसका नाम है मगध। ध्यान से समझना, जिसका नाम है मगध। और इससे पहले हमने बात की थी मौर्य वंश से पहले जो नंदवंश था, और उस नंदवंश से पहले एक शिशुनाग वंश था, और उससे पहले हर्यक वंश था जिसके प्रमाण मिलते हैं, जिसके काल में, हर्यक वंश के काल में महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ, और उसके काल में ही जैन धर्म यानी महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था।
तो उस काल में बात करें, देखिए ये बृहत्तर भारत का हिस्सा अब वर्तमान में जो मानचित्र वो इस प्रकार नहीं है। बृहत्तर भारत का हिस्सा इस प्रकार से था, ये बृहत्तर भारत में आते हैं और ये बांग्लादेश भी बृहत्तर भारत में आता है, बृहत्तर भारत में आता है, और म्यांमार, बर्मा का प्रदेश भी, नेपाल भी, तिब्बत भी और भूटान भी, ये सब बृहत्तर भारत के हिस्से थे, स्वर्णिम भारत के। तो इसके अंतर्गत एक स्थान यहाँ पर है जिसका नाम था, जो वर्तमान में ऐसे मानचित्र बनाएंगे वो पड़ता है पाकिस्तान में, जिसका नाम है तक्षशिला, जो भारत का प्रथम प्रचलित या प्रमाणित विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में, जिसकी स्थापना राजा तक्ष के द्वारा की गई थी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ध्यान रखना, ईसा पूर्व में की गई थी। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, बहुत महान विश्वविद्यालय था, जिसके एक गुरु थे, आचार्य थे, जिसका नाम था चाणक्य, या यूं कहें विष्णुगुप्त नाम मिलता है, और एक प्रचलित जो नाम है वो है कौटिल्य। कुटिल बुद्धि होने के कारण क्या कहते हैं, इसे कौटिल्य भी कहा जाता है। और इसे अगर वर्तमान में जीके के तौर पर देखें तो इसे भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावली कहा जाता है। अब बात करें मैकियावली कौन है, तो ध्यान रखना, इटली का निवासी था, रोम, इटली की राजधानी रोम में इसका जन्म हुआ था, और 14वीं शताब्दी का प्रमुख विचारक था, महान विचारक, जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था द प्रिंस। पुस्तक का नाम क्या था? द प्रिंस। तो द प्रिंस की तुलना कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से की जाती है। ध्यान रखना, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है, इस कारण से कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मेरे साथ साथ एक रिदम में चलना, ताकि आप कहानी के तौर पर समझ सके। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद, देखो पहले ग्रामीण जीवन था, कबीलों में निवास करते थे, तो एक कबीला 2-4 कबीले बन करके एक ग्राम का समूह बना, ग्रामों का समूह बनकर जनपद बना, और कई जनपदों के समूह कहते हैं महाजनपद। तो इस प्रकार महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था मगध। कौन सा था? मगध। तो ये जो महाजनपद हैं, ये जो महाजनपद हैं, इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो 2 ग्रंथ है, ध्यान रखना, एक तो बौद्ध ग्रंथ है, 2 ग्रंथों मिलती है। एक तो बौद्ध ग्रंथ है जो प्रमाणिक है, और जो है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में इन 16 महाजनपद, कितने जनपद हुआ करते थे? 16 हुआ करते थे। तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। और एक है जैन धर्म का ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो इस भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आपने नाम सुना होगा, अंग, चंपा, अवंती, मगध, कौशल, काशी, ये जितने भी हैं, इन सब की जानकारी कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और भगवती सूत्र में। ध्यान रखना, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय, कौन सा जैन ग्रंथ वो है भगवती सूत्र। इनमें इनकी जानकारी मिलती है। तो इनमें जो महान ग्रंथ था वो था मगध, और मगध पर जिस वंश का शासन था वो था उस समय नंद वंश। कौन सा वंश था? नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने की थी। और इसका जो अंतिम राजा था वह था घनानंद। घनानंद अंतिम राजा था, बड़ा विलासी था, अय्यासीपूर्ण जीवन जीता था, और जनता इससे तृप्त थी, यानी बहुत त्रस्त थी, नाराज थी, इसका शासनकाल अच्छा नहीं था। तो ऐसे में एक सीरिया का शासक था। ध्यान रखना, कहाँ का शासक है? सीरिया का, यूनान का, जिसका नाम था सिकंदर। आपने नाम सुना होगा, सिकंदर मैसिडोनस नामक प्रांत का रहने वाला था, और मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही उसने पूरे विश्व को जीतने की ठानी थी। तो वह इस प्रकार विजय प्राप्त करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। और अभी मैंने बताया आपको, यहाँ एक विश्वविद्यालय तक्षशिला, उसका आचार्य चाणक्य था। तो उसको यह खबर लगी, मास्टर था, तो खबर लगी तो उसको चिंता होने लगी कि उसे यहाँ भी आक्रमण करेगा। तो ऐसे में जो सीरिया का शासक था, कौन? सिकंदर। ध्यान रखना, सिकंदर। तो सिकंदर के आक्रमण की जब खबर लगी तो उसने ये ठानी कि जो भारत पर आक्रमण ना हो, तो ऐसे में उसने सभी राजाओं को संदेश देना प्रारंभ किया। तो मास्टरों से चर्चा की, वहाँ के
चाणक्य उसके आचार्यों से, तो आचार्यों ने कहा कि हमें क्या लोड है इससे, हम तो पढ़ाने का काम करते हैं, हमें क्या तकलीफ है सिकंदर से। तो लेकिन नहीं, वह देशभक्त था, राष्ट्रवादी भावना थी उसमें, तो वह उसने सोचा कि सबसे जो प्रतापी वंश है वो है नंदवंश, और उसका सबसे प्रतापी जो उस कालखंड का राजा था वो था गणानंद। तो उसने क्या किया, गणानंद को इस बात की सूचना देने के लिए चल पड़ा। गणानंद के पास पहुंचा तो गणानंद अय्यासीपूर्ण जीवन जी रहा था, उससे बाहर खड़ा होकर के जो द्वारपाल से उनके माध्यम से संदेश पहुंचाया, तो उसने संदेश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया राजा ने, गणानंद ने। तो इस बात से भी नाराज हो गया कुछ, तो कौन, चाणक्य। कुछ देर बाद इंतजार करके वह अंदर गया, तो अंदर देखता है कि माहौल ही ऐसा था कि नाच गान चल रहा था, ऐसा उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। तो उसने देखा कि तो बहुत अय्यासीपूर्ण जीवन जी रहा है, इसको तो कोई चिंता ही नहीं है। उसने उसको कहा कि मैं तक्षशिला से आया हूँ, तक्षशिला का आचार्य हूँ। तो उसने उसकी बेइज्जती की कि फिर आए हो तो क्या करूँ, कौन हो, मुझे आपसे क्या लेना, यानी उलट सुलट यानी उल्टी सुलटी बातें की और उसे धक्का देकर के निकाल दिया। तो कहा जाता है ऐसे ग्रंथों में कि जब उसको धक्का दिया तो उसकी ब्राह्मणों की एक चोटी होती है, तो चोटी खुल गई थी, और चोटी खुल जाने का उसने वही प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक तेरे वंश को या तेरे राज्य को तबाह नहीं कर दूंगा तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ली। और ऐसे में वह यहाँ से लौट रहा था, तो यहाँ पड़ता है सौराष्ट्र प्रदेश, ध्यान रखना, सौराष्ट्र प्रदेश प्राचीन काल में कहते हैं महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्से को। सौराष्ट्र प्रदेश में एक डाकू था या एक शिकारी था, उस शिकारी के पास में 5-7 बच्चे थे। वो 5-7 बच्चे खेल खेल रहे थे, उस खेल का नाम था राजकिलम। ध्यान रखना, वर्तमान में जो हीरो या जो अभिनेता का जो रूल होता है ना, उस प्रकार का खेल होता है राजकिलम। तो ये राजकिलम खेल खेल रहे थे। उस खेल के अंतर्गत वह शिकारी उन बच्चों को 2-3 दिन से भूखा रख रखा था और उनसे यह बात की शर्त लगा रखा था कि मैं इस पेड़ पर जो पक्षी बैठा है उसका मैं तीर से शिकार करूंगा, और जब वह नीचे गिरे जमीन पर शिकार करते हुए मेरे कुत्ते छोड़ूंगा। अगर नीचे गिरने से पहले कुत्तों ने पकड़ लिया तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, और तुम में से पकड़ लेगा कोई तो तुम्हें भोजन मिल जाएगा। तो ऐसे में एक उसके पास में 8 वर्ष का एक चंदन नामक बालक था। उसने इस शर्त को मान लिया कि ठीक है, जब वह शिकार करता है तो पक्षी के नीचे गिरने से पूर्व ही वह चंदन नामक बालक उसको पकड़ लेता है और वह कहता है कि भोजन दीजिए। तो शिकारी इससे मुकर जाता है कि नहीं, कि तुमने कुछ न कुछ गड़बड़ की है। ऐसे में यह सारी बातें लौटते हुए चाणक्य देख रहा था। चाणक्य ने कहा कि भाई आप ये बच्चा बेचोगे, कौन सा, इसकी अभिनय, इसकी साइकोलॉजी पहचान लिया कि बच्चा कुछ कर सकता है भविष्य में। तो ऐसे में उसने कहा हाँ बेच दूंगा। तो 1000, ध्यान रखना उस समय की मुद्रा थी, क्योंकि वर्तमान में तो आप सोचोगे कि 1000 के नोट तो बंद ही कर दिए मोदी के द्वारा, तो ऐसा नहीं है। 1000 कौन सी मुद्रा, कांस्य की मुद्रा, जिसे कहते हैं कारसापण। 1000 कारसापण ने चंदन नामक बालक उस शिकारी से खरीद लिया और उसे कहाँ ले गया, तक्षशिला। वहां पर 8 वर्ष तक उसे शिक्षा दी, हर प्रकार से, हर चीज की, हर विषय की, साहित्य की, तलवारबाजी की, युद्ध की, हर प्रकार की शिक्षा दी। और इसी शिक्षा के दौरान कहा जाता है कि एक बार वह सीरिया भी गया था, और सीरिया में वह उससे जो सिकंदर महान था, यह इसको हमने बीच में छोड़ दिया था, अब इसका जिक्र आता है तो इसकी पूरी बात सुनिए। तो यहाँ जब सीरिया भी गया था एक बार, तो सिकंदर महान का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके जो सैनिक दल थे उनमें भी गया था। वहाँ पर इसने युद्ध भी किया था, उनके साथ में जो खेल होते हैं वो खेल भी खेले थे, वहाँ से शिक्षाएं प्राप्त की थी, और उनको चेतावनी देकर वहाँ से भाग दिया गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। जो विदेशी विचारक हैं कौन कौन से, एक तो है स्ट्रेबो, ध्यान रखना, एक है प्लूटोर्क, एक है जस्टिन। इनके ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है, विदेशी यात्रियों के ग्रंथों में। तो सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण करता उस समय की बात वो है 326 ईसा पूर्व की, 326 ईसा पूर्व की। लेकिन वह जब तक्षशिला पर आक्रमण कर लेता है, जीत लेता है, लूटपाट मचाता है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ता है तो यहाँ पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान भारत में 2 हिस्सों में, वहाँ एक नदी बहती है, इसका नाम है व्यास नदी, एक है रावी नदी, व्यास और रावी 2 नदियाँ थी। लेकिन पहले
जो नदी पड़ती है वो है रावी नदी। तो रावी नदी में उस समय बाढ़ आई हुई थी, तो उसकी सेना ने, इसकी सिकंदर की सेना ने नदी को पार करने से मना कर दिया। तो ऐसे में वह वहां से 323 ईसा पूर्व में यहाँ से वापस लौट गया। कहाँ पर? बेबीलोन। ध्यान रखना, मेसोपोटामिया यानी इराक को क्या कहते थे प्राचीन काल में? बेबीलोन कहते हैं। तो बेबीलोन लौट गया और बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में क्या होगी? उसकी मृत्यु होगी। किसकी? सिकंदर की। ऐसे में सिकंदर का भय तो खत्म हो गया, लेकिन इस तरफ चाणक्य है वो नया एक कूटनीतिक चाल चल रहा था, चंद्र नामक बालक को तैयार कर रहा था। उसको इस सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, उसके दरबार में भेजा और इस प्रकार उसने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली और अंत में 323 ईस्वी में वह सीधा आक्रमण करता मगध के ऊपर। और मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और मैंने इससे पहले वाले वंश बताए नहीं कि इसमें मैंने कहा था कि एक हर्यक वंश था, बिंबिसार ने स्थापना की थी, उसका अंतिम राजा उदयन था। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उस समय इसको पोलीब्रोथा या पालीग्राम कहा जाता था और वर्तमान में इसे पटना कहते हैं। तो ये पाटलिपुत्र राजधानी थी। तो इस प्रकार 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर के सीधा मगध पर आक्रमण करते हैं, तो वो हार जाते हैं। क्या हो जाता है? हार जाते हैं। उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। वहां से भाग करके और यहाँ पहुंचते हैं वापस गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक बुढ़िया का एक पोता था, वह उसे दलिया खिला रही थी, खिचड़ी खिला रही थी। तो एक थाली में जैसे उसे वह दलिया परोसती है, किसको? अपने पोते को। तो वहां उसके पास में ये शरण लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त और चाणक्य, ये उसके पास में शरण लेते हैं हार करके गणानंद से। तो जब उसको थाली में वह गरम गरम दलिया परोसती है तो वह बच्चा सीधे हाथ मारता है इसमें खाने के लिए, तो उसका हाथ जल जाता है, जल जाता है उसका हाथ। ऐसा कुछ किंवदंतियों में प्राप्त होता है, लेकिन प्रमाणिक रूप से जो बातें हैं वो हम एक बोर्ड पर चार्ट के द्वारा समझाएंगे। तो कहानी के रूप में समझना चलेगा आपको। तो जल जाता है। तो ऐसे में बुढ़िया कहती है तू भी चाणक्य की तरह क्या है? मूर्ख है, बावड़ो ही है कि। ये बातें सुन रहा था चाणक्य। तो चाणक्य ने उस बुढ़िया से पूछा कि चाणक्य बावड़ो क्यों है? क्योंकि चाणक्य, बुढ़िया तो जानती नहीं है सकल सूरज चाणक्य कौन है, चाणक्य वहीं पर है। और जबकि चाणक्य इस बात को जान रहा है कि बुढ़िया चाणक्य को जान रही है। तो उसने पूछा उससे कि बावड़ो क्यों है चाणक्य? उसने कहा कि बावड़ो ये कि टाबर पहले आप साइडा से खिचड़ी खावे, जो जो ठंडी होती जावे, बीच में हाथ डालो जड़ेगो। तो चाणक्य भी पहले छोटा छोटा राज्य जीत तो आवे और यहाँ से सेना तैयार करता जाए, बड़ी सेना बना ले, बाद में मगध पर आक्रमण करे। तो वह सीधा ही मगध पर आक्रमण कर रहा है, बावड़ो ही है, मूर्ख ही है। तो ऐसे में उसको सीख लगी कि वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया बात समझाई है बुढ़िया ने। तो इस प्रकार में इस बात से शिक्षा लेकर के और साल भर तक छोटे छोटे राज्यों को विजित करता हुआ और अंत में 322 ईसा पूर्व में गणानंद पर विजय प्राप्त करता है और उसे वहां से मगध छीन करके उस पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कब की? 322 ईसा पूर्व में। इस बात का ध्यान रखना, 322 ईसा पूर्व में। इसका प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री वह था चाणक्य या कौटिल्य, जिसे भाग का में क्या भी कहते हैं। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है, सिर्फ कहानी के तौर पर आपको समझना था। और इसने राजा बन गया, गणानंद को पराजित करके नंदवंश के जो शासक था उसको, और मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब जो सीरिया का जो शासक था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कौन? सिकंदर महान, उसकी मृत्यु होगी। उसका सेनापति कौन था? अभी मैंने बताया सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ध्यान रखना, ये निकेटर उसकी उपाधि है। निकेटर का मतलब होता है विजेता। तो सेल्यूकस निकेटर, तो इस सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना, 305 ईसा पूर्व में क्या किया? आक्रमण किया। किसके ऊपर? मगध पर, और पराजित हुआ।
क्या हुआ? पराजित हुआ। कौन हुआ? सेल्यूकस। ध्यान रखना, सेल्यूकस क्या हो गया? हार गया। और क्या करनी पड़ी इसे? संधि करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। ध्यान रखना, भारत की पहली संधि कौन सी? 305 ईसा पूर्व की। किस किस के बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में। क्या क्या हुआ इस संधि में? देखो प्रावधान निकले क्या कि उसने 4 प्रांत दिए, और ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, कौन कौन से प्रांत दिए थे? 4 प्रांत दिए। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को, संधि के तहत। कौन कौन से? ध्यान रखना, एक तो कंधार, एक काबुल। कैसे? कंधार, कैसे? काबुल। और सी की ध्वनि आपको पता है स की भी बनती है कई मीनिंगों में, तो स से जो बनेगा वह है हेरात। और डी से, डी पर चौथा प्रांत हुआ है बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत दिए, ध्यान रखना, संधि के तहत। और क्या किया? देखो भारतीयों की परंपरा रही है, कोई उपहार में देता है तो बदले में उपहार दिया जाता है। तो क्या दिया बदले में? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी दिए। 500 हाथी किसने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो ये प्रमुख संधि हुई। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, तो नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ। किस किस का हुआ? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। कौन थी? हेलेना। जिसका विवाह किसके साथ में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये बातें हमने सुनी। और कुछ इसके नाम आते हैं, कुछ इसके नाम आते हैं अलग अलग, जो जस्टिन, प्लूटार्क अभी मैंने बताया उनके ग्रंथों में मिलते हैं, और एपियन, ये प्रमुख विचारक हैं। इनके यात्रा वृत्तांतों में नाम आते हैं किस? चंद्रगुप्त मौर्य की। ध्यान रखना कौन कौन से नाम है। देखिए, एंड्रोकोटस, किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और एक है एंड्रोकोक्टस, और एक नाम आता है सेंड्रोकोटस। तो ये 3 नाम मिलते हैं। ये किसके नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। ध्यान रखना, भारत का पहला शासन वृत्रभाग पे चंद्रगुप्त मौर्य का। भारत की पहली संधि कौन सी? 305 ईसा पूर्व की। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा? हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये प्रमुख इसके बातें हैं किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से याद रखनी है। तो इस माध्यम से इस प्रकार आपने ये समझा चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद में इसका पुत्र बिंदुसार कैसे शासक बनता है, क्या उसकी कहानियां हैं, कैसे उसका नाम बिंदुसार पड़ा, इन सब बातों का अध्ययन हम इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को बार बार देखना और शेयर और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।